नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको नीमराज सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 172वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उस नए सब्जेक्ट का नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कृषि विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सटेंशन होता क्या है, एजुकेशन क्या होता है और एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन होता क्या है। जब हम किसी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको कितने भागों में बांटा गया है एक्सटेंशन में। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इंडिया में आज तक जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं उन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो यहाँ पर आप जो 8 कोर्सेज देख रहे हो, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। 500 रुपए का आप पेमेंट करोगे और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर लिखना @विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा है एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना। लिख के जब आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको आएगा एक कॉन्टेक्ट, वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है। और इसके साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये दो चीजें हमें प्रोवाइड कराने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है और जो ये एक्सटेंशन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्सटेंशन जो ये शब्द है ये पूरा का पूरा लैटिन भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है एक्स, एक्स का मतलब होता है आउट, और टेंसिस, टेंशन मतलब टेंसिस, और टेंसिस का क्या मतलब होता है? स्ट्रेचिंग, मतलब बोले तो फैलाव करना, फैलाव करना या फिर खिंचाव। अब ध्यान से समझना, कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो ब्रीडर होते हैं या ऐसा समझो जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, वो खेती करने के नए नए तकनीकों का आविष्कार करते हैं, नई नई तकनीकों की वो खोज करते रहते हैं। अब जो वैज्ञानिक है उसने अपना आविष्कार किया, अपनी खोज करी, और गांव में कोई किसान अपने खेत में खेती कर रहा है। तो अब जो वैज्ञानिक है जिसने रिसर्च किया है वो तो आएगा नहीं किसानों को बताने। और अगर मान लो वो किसानों को बताने आए तो कितने किसानों को वो बता पाएगा? 1, 2, 100, 500, इतने किसानों को बता पाएगा कि कैसे मैंने इजाद किया है, किस तरीके से आपको खेती करनी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो कि जो साइंटिस्ट है उसने बहुत अच्छा कोई एक तकनीक इजाद कर ली है। अब वो क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं सकता, और वो अगर यही काम करने लगेगा, अपने किसानों तक जो बात ही पहुंचाने लगेगा केवल, तो उसका जो और रिसर्च वाला काम है वो भी छूटने लगेगा, आगे की जो रिसर्च है वो कर नहीं पाएगा। तो इसी के लिए, इसी चीज को ओवरकम करने के लिए एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक मीडिएटर रख दिया जाता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन वर्कर। ये क्या करता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज जो साइंटिस्ट ने बनाई है वो पहले खुद सीखता है और उसके बाद फिर गांव में जाकर किसानों को सिखाता है। तो बेसिक सा फंडा यही है एक्सटेंशन वर्कर का। एक एक्सटेंशन जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ने कि किस तरीके से कोई एक जो हाईटेक टेक्नोलॉजी जो कि एक साइंटिस्ट द्वारा डेवलप करी गई है, इसको आधार पे कैसे लेके आया जाए, जमीनी स्तर पे किस तरीके से लाया जाए कि किसान इसको अच्छी तरीके से उपयोग कर पाए, उसी को बोला जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में एक शब्द आता है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एजुकेशन होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू गेनिंग डिजायरेबल नॉलेज, एटीट्यूड एंड मेंटल या मैनुअल स्किल इज कॉल्ड एजुकेशन। ध्यान से समझना, एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक डिजायरेबल चेंज है। डिजायरेबल चेंज मतलब जिसकी आवश्यकता है, जिसकी जिसकी आवश्यकता है उस चीज का जब हम ह्यूमन के बिहेवियर में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। ये चेंज कैसे आता है? जब उसको नॉलेज आएगा, एक अच्छा एटीट्यूड आएगा,
उसको मैनर आएगा, उठने बैठने बोलने की तमीज आएगी, और उसको एक कोई अच्छी सी स्किल आएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। बैचलर की डिग्री डिग्री ले लेने से या पीएचडी या मास्टर की डिग्री ले लेने का केवल ये मतलब नहीं होता है कि हाँ हम एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड आप हो, वो कैसे पता चलेगा? वो आपके बिहेवियर से पता चलेगा कि आपके पास एक डिजायरेबल नॉलेज है, आपके पास जो जानकारी है वो कहीं काम आ सकती है, आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी है, आपका मेंटल स्किल अच्छा है, आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाते हो, उनका जो समस्या है उनका सुझाव दे पाते हो, आपके पास कोई एक अच्छी सी स्किल भी है। इन सभी चीजों को कंबाइन रूप से बोला जाता है कि आप एजुकेटेड हो। और ये एजुकेटेड जो बनाया जाता है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, एजुकेशन। यानी कि डिजायरेबल चेंज करना ह्यूमन बिहेवियर में, इसी का प्रोडक्शन करना ही एजुकेशन कहलाता है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन का करने का क्या मतलब होता है? बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना। जब हम बातचीत करते हैं तो हम अपने जो हमारे पास जो नॉलेज होता है, जो हमारे पास जो सूचनाएं होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। जैसे आप कई बार सुनो या समझो, आप ऐसा समझो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो मैं एक तरीके से कम्युनिकेट कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से कोई भी चीज होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जो नॉलेज है उसको पहुंचाया जाता है। कई माध्यम हो सकते हैं। कई बार लोग बोल के बताते हैं, कई बार लोग बजा के गाना गाना गा के बताते हैं, कई बार लोग इशारे में बताते हैं, कई बार लोग संकेत में बताते हैं। ठीक, कई बार देख के जान जाते हैं। इन सभी चीजों को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन बोला जाता है। अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक एक्सटेंशन वर्कर है। एक्सटेंशन वर्कर का मतलब जो अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे खेती करने के तरीकों को सीख के आया है, और वो अब किसानों को सिखाएगा। तो किसानों को किस तरीके से सिखाएगा? वो किसानों को बता के सिखा सकता है, मुंह से बोल देगा और किसान समझ जाएंगे। किसानों को लिख के एक पर्चा बांट के दे सकता है, उससे किसान सीख सकते हैं। करके दिखा सकता है कि हाँ ऐसे खेती करो। इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं, हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब हम नेचर ऑफ कनेक्ट के हिसाब से, कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें एक दूसरे से कांटेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, तो कांटेक्ट करने के आधार पर कम्युनिकेशन को तीन भागों में बांटा गया। एक तो है इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड, दूसरा है ग्रुप कांटेक्ट मेथड, और तीसरा है मास कांटेक्ट मेथड। अब पारी पारी से एक एक समझते चलते हैं। इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड क्या होता है? इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड होता है जब एक्सटेंशन वर्कर फेस टू फेस हर एक आदमी से मिलता है और उसको जानकारी देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड कहा जाता है। जैसे इस वजह से, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन मिला जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है टीचिंग के लिए। और क्वांटम ऑफ फीडबैक अवेलेबल इन वेरी हाई बट स्लो कम्युनिकेशन। ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी वर्कर है, एक्सटेंशन वर्कर जो है, वो किसानों से जाके मिल रहा है, किसानों को अच्छी तकनीक के बारे में बता रहा है। अब क्योंकि एक एक किसान के घर जा जाकर उसको बता रहा है, पर्सनली कांटेक्ट करके बता रहा है, तो इससे किसान बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ठीक, दूसरा चीज क्या है, जब वो किसान को अच्छे तरीके से समझाएगा, तो किसान उसको अपना फीडबैक भी देगा कि साहब ये चीज है, इसमें ये समस्या आ रही है, उसमें वो समस्या आ रही है, तो इससे एक अच्छा फीडबैक भी मिलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? इसमें प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब पर्सनल कांटेक्ट किया जाता है, तो जैसे मान लो कि एक गांव में 400 किसान है, अगर सबसे पर्सनली कांटेक्ट किया जाए तो 400 लोगों को कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कम्युनिकेशन कैसा हो जाता है, काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। क्योंकि अगर आप पर्सन टू पर्सन एक एक लोग से जाके मिल रहे हो, तो इंडिविजुअल कांटेक्ट जो मेथड है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव, लेकिन ये बहुत ही स्लो होता है। बहुत ज्यादा लोगों तक आप कम्युनिकेट एक साथ नहीं कर पाते। अब इसका मेथड कौन कौन सा है? जैसे इंडिविजुअल कांटेक्ट जो मेथड है, उसमें कौन कौन से तरीके लगाए जाते हैं? सबसे पहला फार्म एंड होम विजिट, यानी कि खेत, किसानों के खेत में चले जाओ या किसानों के घर चले जाओ और उनको वहां पर जाके बताओ। पर्सनल कांटेक्ट, किसी तरीके से उनका उनसे पर्सनल कांटेक्ट कर लो।
उनसे फोन पे बात कर लो। सबसे पहले उनसे फोन पे बात करो, फोन नंबर ले लो और फोन पे बात करो। इसके साथ साथ ऑफिस, उनकी अगर कोई किसान की ऑफिस है तो वहां ऑफिस में चले जाओ, ऑफिस में जाके कांटेक्ट कर लो। पर्सनल उनके लिए एक लेटर लिख सकते हो, लेटर लिख के कांटेक्ट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करके, ये सभी जो चीजें हैं, ये एक तरीके का इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। इन सभी तरीकों से आप किसानों से मिल सकते हैं, उनसे अपनी बातों को समझा सकते हैं, जिससे किसानों को जानकारी मिल पाए। दूसरा है ग्रुप कांटेक्ट मेथड। अब ये ग्रुप कांटेक्ट जो मेथड है, इसमें आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि 2 से 30 पर्सन होते हैं। इसमें एक बार में जब हम कांटेक्ट करते हैं तो कितने लोगों से, 2 से लेकर 30 लोगों तक हम एक बार में ही कांटेक्ट इसमें कर लेते हैं। ग्रुप इज यूजुअली फॉर्म अराउंड कॉमन इंटरेस्ट। जैसे मान लो कि कोई एक बच्चे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं लेक्चर ले रहा हूं। अब इसको क्या करेंगे, 2 से 30 बच्चे देखेंगे। अब खैर ये तो ऑनलाइन हो गया है, तो इसको हम ग्रुप कांटेक्ट में नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे मान लो मैं क्लास में लेक्चर दे रहा होता, क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा होता तो क्लास में 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, ऐसे बच्चे होते ना। मान लेते हैं 30 बच्चे होते, क्योंकि इसमें संख्या 30 लिखी है, तो 30 बच्चे या 30 से कम बच्चे हैं। अब क्योंकि इसमें 30 बच्चे हैं और सबको एक्सटेंशन ही पढ़ना है, ठीक, तो सबका एक चीज तो ये कंफर्म हो गया कि सबका जो इंटरेस्ट है वो एक कॉमन इंटरेस्ट है, सबको एक्सटेंशन पढ़ना। और बच्चे कितने हैं, 30 बच्चे हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, फेस टू फेस कनेक्ट करेंगे। पर्सन टू पर्सन नहीं, ध्यान से समझना, इसमें पर्सन टू पर्सन कनेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इसमें फेस टू फेस कनेक्ट किया जा रहा था। जैसे मान लो कि आप इमेजिन करो कि क्लास में प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है, अब आप 30 लोग बैठे हो। तो जो प्रोफेसर होता है वो पर्सन टू पर्सन नहीं, वो फेस टू फेस कनेक्ट होता है। आप, आपका चेहरा उसके सामने, उसका चेहरा आपके सामने, 30 लोग एक साथ उसको देख रहे हो, वो 30 को एक साथ देख रहा है और सबको अपना बता रहा है। तो ये होता है अपना ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। इसमें क्या क्या आता है, सिंपोजियम आता है, डिस्कशन आता है, 30 लोग बैठ के अपना डिस्कशन कर रहे हो, तो उससे भी आपका नॉलेज का ट्रांसफर होता है। लेक्चर देख रहे हो, या आप टूर पे चले जाते हो, यूनिवर्सिटीज कई बार टूर पे ले जाती हैं बच्चों को दिखाने के लिए, फील्ड डेज पे लेके जाती हैं, खेतों में ले जाती हैं दिखाने। जैसे रावे का जो प्रोग्राम होता है वो भी एक तरीके का ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड ही होता है। इसके साथ साथ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि कोई एक चीज, कोई एक आदमी कर रहा है और दूसरा आदमी उसको देख रहा है। जैसे हम लोगों को बहुत ज्यादा आदत होती है जेसीबी की खुदाई देखनी। भारत के लोग इतने बेले टाइप के होते हैं कि अगर कहीं जेसीबी की खुदाई चल रही है तो उसको हम खड़े होकर देखते हैं 1 घंटा तक। वो क्यों, वो एक तरीके का हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है कि कैसे ये चला रहा है, किस तरीके से खुदाई कर रहा है। तो वो एक तरीका का क्या है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है। सबसे पहले वो देख के सीखता है कि ड्राइवर जो है वो कैसे काम कर रहा है, फिर बाद में उसकी अगर इच्छा होगी तो वो ट्रेनिंग लेता है। जैसे जब हम सिलाई मशीन, जैसे मान लो कोई एक लड़का है, उसको मोटर मैकेनिक बनना है, वो चाहता है कि हमको मोटर जो है, हमारी जो ऑटोमोबाइल है, यानी कि हमारी जो बाइक है, उसको हमको बनाना सीखना है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो वो किसी टैलेंटेड आदमी के पास जाएगा जिसको वो मोटर बनाना आता हो। तो वो मोटर बनाते हुए पहले तो देखेगा कि कैसे बन रहा है, उसके बाद थोड़ा 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 करने सीखेगा। फिर पेंच खोलेगा, नट खोलेगा, फिर धीरे धीरे वो सीखते सीखते, देखते करते सीखते, फिर जाके वो एक अच्छा मिस्त्री बन जाएगा। तो ये जो मेथड होता है, ये मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। इसमें एक आदमी कर रहा होता है और 10, 20, 30 आदमी उसको देख रहे होते हैं। जैसे आप उसमें लेबोरेटरी में जाओ, वहां प्रोफेसर आपको कोई एक केमिस्ट्री का प्रयोग करके दिखा रहा है, तो वो क्या है, वो एक तरीके का मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस हो सकती है, स्कूल और सेमिनार। यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, ये 2 से 30 लोगों के ग्रुप में होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। अब इसी में अगर आदमियों की संख्या और बढ़ा दी जाए, 30 लोगों से ज्यादा इसको कर दिया जाए, तो ये मास कॉन्टेक्ट मेथड हो जाएगा। इट इज मोर यूजफुल फॉर मेकिंग पीपुल अवेयर ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्विकली। ये सबसे अच्छा मेथड इस वजह से माना जाता है कि इसको बहुत तेजी से फैलाया जा सकता है मास कॉन्टेक्ट में। जैसे मान लो हमको पता चला कि आने वाले 10 दिन में बाढ़ आने वाली, तो हमने रेडियो में,
टीवी में, न्यूज़पेपर में, सब जगह पर न्यूज़ फैला दी कि हाँ, आने वाले 10 दिन के अंदर फला नदी में बाढ़ आने वाली है, तो आप लोग सब अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और बाढ़ से बचने के सभी समाधान कर लीजिए। एक ही बार में ढेर सारे लोगों को बता दिया गया। और वहीं अगर हम अभी पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड वाला लगाते, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, ये लगाते, सबके घर पे जा के बताते, तो 10 दिन बीत जाता, बाढ़ आ जाती और लोग बह जाते। तो मास कॉन्टैक्ट मेथड ऐसे होता। अब मास कॉन्टैक्ट मेथड कैसे होता है? बुलेटिन बोला जाता है। जैसे जो वो होता है, आप 1 मिनट में 100 खबरें, ऐसे आता ना, 1 घंटे में 100 खबरें, 60 मिनट में 60 खबरें, तो वो एक तरीके की बुलेटिन होती है। इसके साथ साथ लीफलेट, बुकलेट और फोल्डर, कई जगह पर आप जाते होंगे, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो एग्जाम देने, तो वहां से निकलते हो तो जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, वो वहां पर लीफलेट लिए रहते हैं, वो बांटते रहते हैं, हाथ में आपको एक एक पकड़ाते रहते हैं, तो उन्हीं को लीफलेट, बुकलेट या फोल्डर बोलते हैं। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर तो आप देख ही रहे हो, जर्नल, मैगजीन सब जानते ही हो। एग्जीबिशन जैसे प्रदर्शनी जो लगी होती है, टेलीविजन, रेडियो, फेयर, पोस्टर, सिनेमा, ड्रामा, सॉन्ग, इन सभी चीजों से लोगों को कांटेक्ट किया जाता है। पहले गांव में क्या होता था, जब कहीं ऐसा लगता था कि गांव में चोरी होने वाली है, पता चला कि पड़ोस वाले गांव में चोरी हो गई है, तो लोग क्या करते थे, रात को जागते रहते थे और गाना गाते रहते थे। और इसी तरीके से आपने देखा होगा, जो कठपुतली का नाच होता है, नुक्कड़ नाटक होता है, ये सभी चीजें किस में आती हैं? ये सभी चीजें मास कॉन्टेक्ट मेथड में आती हैं। कोई ड्रामा हो गया, जैसे नौटंकी हो गया, हमारे जो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा नौटंकी, बिहार में होता है। तो ये सभी चीजें क्या है? एक तरीके का कम्युनिकेशन मेथड है, जिससे नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफर कराया जा कर लेना। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और कैसे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये रूरल एरिया में, जो हमारे गांव के एरिया में, वहां पर जो रहने वाले किसान हैं, उनको जो खाली दिन होते हैं, जैसे जब सीजन होता है, खेतों में जब काम होता है, तो किसान अपने खेतों में काम करता है। उसके बाद जब खेतों में काम खत्म हो जाता है, तो किसान खाली ना बैठा रहे, उसकी आजीविका चलती रहे, उसको थोड़ा बहुत इनकम उसकी होती रहे, उसके लिए सबसे पहले इसको चलाया गया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला प्रोग्राम। ये कब चलाया गया था? फरवरी 2006 में। द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया इज टू परफॉर्म बाई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, वो जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, यही प्रोवाइड कराती हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में इस समय फिलहाल 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। इन चारों जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अंदर आते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। हर जिले में लगभग एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है। तो वहां के जो प्रोफेसर होते हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र पर आते जाते रहते हैं। और जो किसान होते हैं, वो भी कृषि विज्ञान केंद्र पर आते जाते रहते हैं। तो कोई नई स्कीम निकलती है, कोई नया प्रोग्राम आता है, कोई नई तकनीक विकसित होती है, कोई नया खरपतवार या कोई केमिकल रिलीज होता है, या कोई ऐसी बीमारी जो आती है, उन सब के बारे में जानकारी किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दिया जाता है। और ये सब टोटल जो काम होता है, वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ही करती हैं। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, इनका मेनली 3 काम होता है। सबसे पहला काम तो इनका होता है रिसर्च करना, दूसरा काम होता है एक्सटेंशन का, और तीसरा काम होता है एजुकेशन का। ठीक, रिसर्च में वहां पर जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, अच्छी अच्छी वेराइटी डेवलप करने का प्रयास करते हैं। नैनो यूरिया, डीएम और नैनो डीएपी, ये जो सभी चीजें हैं, ये इसको डेवलप करने का प्रयास करते हैं, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गया रिसर्च वाला काम। दूसरा एक्सटेंशन का काम, रिसर्च कर दिया तो वो भी किसानों तक पहुंचाने का काम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का होता है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कराती है। और तीसरा होता है एजुकेशन देना, वो बच्चों को एजुकेट भी करती है। ठीक, तो स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं, और बाकी ये दोनों काम भी होते रहते हैं। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कितने काम? 3 काम। कौन कौन से? रिसर्च, एक्सटेंशन और एजुकेशन। बात करते हैं द पर्सन एक्टिंग एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल एंड फार्मिंग कम्युनिटी नोन एज विलेज एक्सटेंशन वर्कर। ध्यान से समझना, हायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल को अभी मैं बोल रहा था ब्रीडर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इनको बोल रहा था। और फार्मिंग कम्युनिटी बोले तो अपने जो फार्मर। ठीक,
अब यहां से कोई जानकारी यहां तक और यहां से कोई जानकारी यहां तक, ये कौन लाता है? ये विलेज एक्सटेंशन वर्कर लाते हैं। हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। जैसे बिहार में एटीएम बीटीएम होता है, यूपी में एटीएम बीटीएम होता है, राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होते हैं। इस तरीके का जो पद होता है, ये सभी विलेज एक्सटेंशन वर्कर के तरीके से भी काम करते हैं। ए मेथड, a demonstration which allow the value and worth of the new practice is result demonstration। ठीक, the process of initiating a conscious and purposeful action is called motivation। ठीक, एक ऐसी प्रोसेस जो कि एक हमारे अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप करता है कि हम एक पर्पसफुल एक्शन ले पाए, मतलब हमको लेजीनेस से दूर कराता है और हमको एक पर्पसफुल काम करने के लिए बोलता है। वो एक ऐसा प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। एक्सटेंशन वर्कर को क्या कहते हैं? ए मैसेंजर मैन भी कहते हैं, जो कि एक सूचना वाहक का काम करता है। हायर अथॉरिटी से, हायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल से किसानों तक की समस्याओं को लाता और ले जाता है। वहां तक समस्याओं, वहां से निदान लाएगा और यहाँ से समस्या लेकर जाएगा। एक्सटेंशन जो टीचिंग होती है, ये हॉरिजेंटल होती है, बोले तो ये क्षैतिज टीचिंग होती है। क्षैतिज टीचिंग का क्या मतलब होता है? इसमें जितने लोग होते हैं सभी सीख ही रहे होते हैं। ठीक, जो एक्सटेंशन वर्कर है वो ये सीख रहा होता है कि नई टेक्नोलॉजी लाएं कैसे, किसान ये सीख रहा होता है कि नई टेक्नोलॉजी से खेती करें कैसे, और जो रिसर्च साइंटिस्ट है वो ये सीख रहा होता है कि और अच्छी अच्छी चीजें कैसे डेवलप करें। तो सभी सीख ही रहे होते हैं इसमें जितने लोग होते हैं, मतलब टीचर भी सीख रहा है, प्रोफेसर भी सीख रहा है। तो एक तरीके से एक्सटेंशन जो वर्कर होता है, एक्सटेंशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कार्यक्रम होता है। इंस्टीट्यूशनलाइज, chronologically graded and hierarchically structured education is फॉर्मल एजुकेशन। ध्यान से समझना, जो एक्सटेंशन है ये एक तरीके का इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो किसानों को एजुकेशन दिया जाता है उसका कोई एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता है कि हाँ पहले आप 6th में पढ़ोगे, फिर 7th में पढ़ोगे, फिर 10th में जाओगे, फिर ऐसे 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 करके, इस तरीके का नहीं होता है। वहां 10 वाला 10 में जो 10 तक पढ़ा है वो भी उस चीज को सीख सकता है, जो बीएससी और पीएचडी करके गया है वो भी उन चीजों को सीख सकता है। तो एक तरीके का इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। और यहाँ पे लेकिन बात हो रही है फॉर्मल एजुकेशन की। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज होता है। कहने का मतलब ये है कि एक किसी विश्वविद्यालय में, किसी एक इंस्टीट्यूट में इस चीज को पढ़ाया जाता है। और ये क्रोनोलॉजिकली होता है, मतलब पहले 6 पढ़ोगे, फिर 7 पढ़ोगे, फिर 8 पढ़ोगे, फिर 10 पढ़ोगे, फिर ऐसे ऐसे पढ़ते जाओगे। फिर इसके बाद ग्रेडेड और हायरार्किकली होता है, मतलब सबसे पहले जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे को जानकारी आती जाती है, नीचे से ऊपर को नहीं जाती। जैसे क्लास में हम प्रोफेसर को नहीं पढ़ाते हैं, प्रोफेसर को हम जानकारी नहीं देते हैं, प्रोफेसर केवल हमें जानकारी देता है। ठीक, और एक स्ट्रक्चर एजुकेशन होता है। कहने का मतलब एक प्रॉपर क्यूरिकुलम होता है कि हाँ इतना इतना सब्जेक्ट में ये है, इतना इतना सिलेबस है, इसको इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में इस तरीके का नहीं होता। अब ध्यान से समझना, जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, वो एक तरीके का स्ट्रक्चर है, मतलब फॉर्मल एजुकेशन है। मैं यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जो किसानों को दिया जाता है। समझ पा रहे हो? मतलब आप जो ये एक्सटेंशन एजुकेशन यहाँ जो आप पढ़ रहे हो इस समय, ये एक तरीके का फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन जब ये किसान पढ़ेंगे तो किसान ये चीज थोड़ी पढ़ेंगे कि विलेज एक्सटेंशन वर्क क्या होता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। किसान ये तो पढ़ेगा नहीं। किसान को तो मान लो कि मछली की खेती कैसे, मछली पालन कैसे करते हैं, ये किसानों को समझाना है। तो किसान चाहे 10 तक पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ किसान हो, चाहे ग्रेजुएटेड हो, और चाहे ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, सबको एक ही पायदान पे लाके एक साथ सबको सिखा दिया जाएगा। ठीक, हर किसान अलग अलग समझेगा। किसी को थोड़ी ज्यादा जानकारी होगी तो कम में समझ जाएगा, किसी को थोड़ी कम जानकारी होगी तो ज्यादा में समझेगा। तो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। कहने का मतलब ना तो कोई ड्रेस कोड होगा कि हाँ ऐसे आएगा 10 बजे से क्लास चलेगी, ऐसा नहीं होगा। बुला लो, मंडली बैठ जाए, किसानों को समझा दो, काम हो गया। किसानों ने अपना लिया, हो गया। बहुत फॉर्मल नहीं है वो, इनफॉर्मल टाइप का है। लेकिन जो हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं इस समय, ये क्या है? ये फॉर्मल एजुकेशन है। तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि एक्सटेंशन एजुकेशन है वो कैसा है, तो इनफॉर्मल है। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक फॉर्मल फॉर्म में ही इसको पढ़ रहे हैं।
सेंसरी सिचुएशन इज मोर इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है इसमें सेंसरी सिचुएशन भी होता है। जब पर्सनल कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो उसमें आदमी के हाव भाव भी देखने होते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। ओवर एडॉप्शन में ड्यू टू इनसफिशियंट नॉलेज। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे, ओवर एडॉप्शन करने लगोगे, ज्यादातर चीजें अडॉप्ट करने लगोगे। जैसे हम राफेल नहीं बना पाते, भारत में अभी फाइटर जेट बनाने की तकनीक बहुत अच्छी नहीं आई है, तो हम क्या करते हैं, उसको मंगा ही लेते हैं, मतलब ओवर एडॉप्ट कर लेते हैं। उन्होंने जो बनाया है उसी को हम अपने देश में ले आएंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। तो एक तो इनसफिशियंट नॉलेज होता है हमारे पास। फॉर्म मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा फॉर्म साइंस भी बोलते हैं। जो फार्मर होते हैं वो शॉर्ट टर्म अगर उनको लोन लेना होता है तो कहाँ से लेते हैं, वो सेंट्रल जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वहां से अपना ये शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर द पर्सनल कॉन्टेक्ट में, जो पर्सनल कॉन्टेक्ट में सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होता है, टेलीफोन। क्योंकि अगर घर घर जाके मिलोगे तो भी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन टेलीफोन में आप उससे पर्सनली बात भी कर रहे हो और 5-5 मिनट में एक एक आदमी को कवर भी कर रहे हो। लेकिन अगर घर घर जाके कवर करना होगा तो एक आदमी के घर जाओगे कम से कम आधे घंटे लगेंगे। द एक्सेप्टेड वे ऑफ ईटिंग, मीटिंग, फॉक, गोइंग, ट्रेनिंग द यंग, सपोर्टिंग द एज, एटसेट्रा आर कॉल्ड कस्टम्स। ध्यान से समझना, कस्टम हमारी जो संस्कृति सभ्यता होती है, मतलब हमारा खान पीन कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, वहाँ हमारे यहाँ का लोक नृत्य कैसा है, ट्रेनिंग और यंग यहाँ के कैसे हैं, ये सभी चीजों को मिला के एक कस्टम बनता है। पपेट शो क्या होता है, पपेट शो एक ऑडियो विजुअल होता है। पपेट शो में क्योंकि उसमें ऑडियो भी होता है, आवाज भी आती रहती है और हम उसको देख भी पाते हैं, तो ऑडियो विजुअल होता है। अगर कोई मूवी चल रही है तो वो क्या है, ऑडियो विजुअल है। अगर केवल रेडियो में समाचार सुन रहे हो तो वो क्या है, वो केवल ऑडियो एड्स है। ठीक, अगर आप क्या कर रहे हो, आप कहीं पर पोस्टर में लिखा हुआ चीजें पढ़ रहे हो तो केवल आपको विजुअल देखने को मिल रहा है। ठीक, तो वो विजुअल एड होता है। द मोस्ट इन्फ्लुएंट टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है, देख देख के आदमी सीखता है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पर, ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम ये कहाँ है, राजस्थान में सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशनल 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 कम टू फोर्स टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज सिस्टम इन द ईयर 1993। पंचायती राज सिस्टम पहले क्या था, पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, लेकिन 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में इसको एक तरीके से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया इसको, पंचायती राज सिस्टम को। जो गांव में प्रधानी होती है और पंचायती राज जो अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ये एक संवैधानिक पद होता है। ठीक, which one is a नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ये नॉन फॉर्मल होता है, या इनफॉर्मल इसको कहते हैं, या नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों चल जाता है। द टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक तो पार्टिसिपेशन और दूसरा लीडरशिप। एक अच्छा लीडरशिप भी होना चाहिए तभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर आप केवल लीडर ही बने रहोगे तो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहुत एटीट्यूड में जाके किसानों से कहोगे, हे हम तुमको मछली पालन सिखाने आए हैं, चले आओ वहीं चले आना हवेली पे, किसान नहीं आएगा। तो पहली बात तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, दूसरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप पता चले किसानों को बता रहे हो, किसान आए हैं समोसा खाने के और खा के चले गए, तो इस तरीके से काम नहीं चल सकता है। बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द बेसिक इंस्टीट्यूशन फॉर द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ विलेज। जो विलेज में सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। सभी लोग पैसा लगा के, जैसे मान लो 10-10 हजार लगा के, 10 लोगों ने 10-10 हजार लगा दिया तो 1 लाख इकट्ठा हो गया। अब किसी आदमी को 1 लाख का काम है, उसने 1 लाख ले लिया, अपना कोई व्यवसाय कर लिया। अब ये अपना इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो मान लो 1 साल में इसने 1,10,000 रुपए इकट्ठा करके वापस कर दिया। 1 लाख, मान लो 1,01,000 रुपए इकट्ठा कर लिया। अब ये 1,000 रुपए जो इसने एक्स्ट्रा दिया, तो यहाँ पे जो 9 लोग थे उनको सबको अपना 100-100 रुपया मिल गया। 100-100 रुपया आप ऐसे मान लो 10 लोगों को, तो 100-100 रुपया मिल गया यहाँ पर। ठीक, तो इन लोगों को क्या मिल गया, 10,000 रुपया इन्होंने दिया था, तो इनको क्या मिल गया, साल भर में 100 रुपया मिल गया, ब्याज मिल गया। इसको क्या मिल गया, इसको मिल गया 1 लाख रुपया, जिससे इसने बिजनेस कर लिया। तो एक कोऑपरेटिव सिचुएशन इस तरीके से काम करता है, सबसे बेसिक फंडा इसका यही होता है। कैटेगरी ऑफ इनोवेशन एडॉप्टर, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको अडॉप्ट करने वाले 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं।
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको तुरंत बताओगे वो कर लेंगे। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जब वो 10-12 लोगों को गाँव में अपने देखेंगे कि हाँ, ये लोग सक्सेस हो रहे हैं, तब वो करेंगे। और कुछ लास्ट में करेंगे, जब पूरा गाँव कर चुका होगा तब ये करेंगे। तो जो इनोवेटर टाइप के होते हैं, वो इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेते हैं। आप उनको गए, आपने बताया, उनको ज़रूरत है तो उन्होंने तुरंत ही कर लिया। तो लगभग 2.5% लोग ये टोटल पॉपुलेशन का करते हैं। अर्ली जो अडॉप्टर हैं, वो 13.5% पॉपुलेशन को, इतनी जो होती है 13.5% पॉपुलेशन, ये थोड़ा-सा 8-10 लोगों को देख के फिर अडॉप्ट कर लेती है। और लेगार्ड होते हैं, ये सबसे लास्ट में अडॉप्ट करते हैं 60%। तो कुल मिला के अपन लोग कितना हम अडॉप्ट कर पाए? 2% यहाँ पर और ये 13% यहाँ पर। तो 13 2 15 और 16, 15 और 16 और 32, मतलब टोटल केवल 32% लोग, 13 2 15 16 16 32, केवल 32% लोग ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको पहले अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद अंत में जाके भले 100% अडॉप्ट कर लें, 200 साल, 300 साल में, 50 साल में, 60 साल में, लेकिन इमीडिएटली जब तक हम इसको चाहेंगे कि लोग अडॉप्ट करें, तो उसमें केवल 32% ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। जिसमें 2.5% लोग इनोवेटर टाइप के होते हैं, 13.5% लोग अर्ली अडॉप्टर कहलाते हैं और कुछ लेगार्ड्स होते हैं जो कि 16% के आसपास आते हैं। तो इस तरीके से अडॉप्ट करते हैं। ये जो इनोवेटर होता है ये तुरंत अडॉप्ट कर लेगा, आपने बताया उसने कर लिया। अर्ली अडॉप्टर कुछ लोगों को देख लेगा फिर उसके बाद अडॉप्ट करेगा। लेगार्ड जब सभी लोग करने लगेंगे तब ये भी करना लगेगा। ठीक, तो कुछ ये रहा आपका एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन था वो आपका यह खत्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो फाइनेंशियली सपोर्ट करिए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।